एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं एनपीडी। अब ये क्लस्टर बी के अंदर आने वाला हमारा थर्ड डिसऑर्डर है, तो ये आता है क्लस्टर बी में। ठीक है, ओके। अब ये जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये क्या होता है और ये जो नार्सिस्टिक टर्म है इसका क्या मतलब होता है, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो ये टर्म है नार्सिस्टिक, इसका क्या मतलब है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, वो है नार्सिसिज्म। ठीक है, ये जो नार्सिसिज्म है इसका मतलब होता है कि कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही बात करे। ठीक है, सेल्फ एडमायर करे, खुद को बहुत ही ज्यादा अच्छा बताए या फिर खुद को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बताए, सिर्फ अपनी ही बातें करे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत कामयाब हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने सबकी हेल्प करी है। मतलब मैं, सिर्फ मैं, अब दूसरों के अचीवमेंट के सामने भी खुद की अचीवमेंट के बारे में बताना, दैट इज नार्सिसिज्म। ठीक है, अब देखो नार्सिसिज्म और नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस आता है। नार्सिसिज्म एक नॉर्मल हैबिट माना जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। जिस इंडिविजुअल में भी नार्सिसिज्म है, जरूरी नहीं है कि वो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट हो। ठीक है, अब ये समझना कि जिसके अंदर भी नार्सिसिज्म बिहेवियर है, जरूरी नहीं है कि उसे एनपीडी हो। ठीक है, इट्स नॉट जरूरी। ठीक है, लेकिन जिसको भी एनपीडी है उसके अंदर ये बिहेवियर जरूर मिलेगा। ओके, सपोज नार्सिसिज्म एक बिहेवियर है या फिर एक ट्रेट हो गया जो कि सभी के अंदर नहीं मिलता है, कुछ कुछ लोगों के अंदर है, लेकिन वो कुछ लोगों को पता है कि अरे मेरी ये हैबिट है कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ बोस्ट करता हूँ, अपने बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा के बोलता हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे इसको ट्रीट करना है या मुझे ऐसा कम करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें पता होता है। लेकिन जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हैं, ये सेल्फ अवेयर नहीं है, इनका इंसाइट, इन्हें पता नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं या इनके इस एक्शन से दूसरे हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप नार्सिसिज्म और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डिफरेंस आई गेस समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हम डेफिनेशन पे कि नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है। Patient with this disorder is self-centered, self-absorbed and lacking in empathy for others. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको चाहिए तो आप और भी जो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसको ऐड करके बड़ा डेफिनेशन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत छोटा डेफिनेशन लिखा है। जो भी नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं, एक तो ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये फिजिकल नहीं है, ये भी मेंटल डिसऑर्डर ही है। और दूसरा इसमें क्या है, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और लैकिंग इन एम्पैथी, मतलब अपने बारे में ही सोचना। सभी जहां होंगे खड़े होंगे उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे ही ध्यान दे, सेम जैसा हिस्ट्रियोनिक में था। तो हिस्ट्रियोनिक में क्या होता है, उनका एक जो पैटर्न होता है वो बहुत ड्रामेटिक पैटर्न होता है। ठीक है, वो भी चाहते हैं कि सब उन पे ध्यान दे, अटेंशन उन्हें दे। लेकिन यहाँ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं, अपने सक्सेस की स्टोरीज बताते हैं और तब चाहते हैं कि सब इनको ध्यान दे। ठीक है, ओके। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड लैकिंग इन एम्पैथी। एम्पैथी एज इन इन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं, कोई और हर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, इन्हें कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब एक और चीज है, ये जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, ये मोस्ट कॉमन है मेल में। ठीक है, मतलब नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ज्यादातर मेल में देखा गया है, जेंट्स में देखा गया है एज कंपैरेटिव फीमेल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स यहाँ पे हमने 4 टाइप्स लिखे हुए हैं। ये एग्जाम पर्पज से जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अगर एग्जाम में आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इट्स ऑप्शनल, पर इसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है ग्रैंडियोस या फिर ओवर्ट नार्सिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया है ओवर्ट और कोवर्ट। ठीक है, तो जब भी हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो एक होता है ओवर्ट बिहेवियर, दूसरा होता है कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट मतलब ऊपर, जो बाहर से आपको दिख जाता है, दैट इज ओवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट मतलब सीक्रेट, छुपा हुआ। ठीक है, तो कोवर्ट और ओवर्ट ये टर्म भी साइकोलॉजी में भी यूज होता है, तो इसका आप मतलब समझ लेना। ओवर्ट मतलब जो आपको बाहर से दिख जाएगा, कोवर्ट मतलब सीक्रेट। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे ग्रैंडियोस या फिर ओवर्ट नार्सिस्ट, दूसरा है वल्नरेबल या फिर कोवर्ट नार्सिस्ट, तीसरा है मैलिग्नेंट नार्सिस्ट और चौथा है कम्युनल नार्सिस्ट।
फर्स्ट है जो ग्रैंडियोस या फिर ओवर्ट नार्सिसिस्ट, इसका क्या बिहेवियर होता है, इसका क्या नेचर होता है। ग्रैंडियोस एज इन अपने आप को बहुत ही ग्रैंड समझना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ठीक है। तो जिसको भी ग्रैंडियोस या फिर ओवर्ट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो पेशेंट क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही बोस्ट करेंगे, सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाएंगे कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा हूँ, मतलब दूसरों से कंपेयर भी नहीं करेंगे खुद को, ठीक है। दैट इज ग्रैंडियोस। अब ये जो ग्रैंडियोस वर्ड है, ये आप आगे चल के डिल्यूजन में भी पढ़ते हो, जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में यही होता है कि जो भी पर्सन है उसे ऐसा लगता है कि वो राजा है, और या फिर उसका जो जन्म हुआ है वो कुछ बड़ा काम करने के लिए हुआ है, वो नॉर्मल लोगों की जैसे नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मतलब उसे ऐसा डिल्यूजन होता है। तो वही ये जो ग्रैंडियोस वर्ड है, आप दोबारा वहां पे देखोगे, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी एज इन खुद को ग्रैंड दिखाना, बड़ा दिखाना, ओके। दूसरा आता है वल्नरेबल या फिर कोवर्ट नार्सिसिस्ट। अब इसमें क्या है, जो भी पर्सन होगा वो बहुत ज्यादा शाय होता है। कोवर्ट एज इन छुपा हुआ, ठीक है। तो शाय होगा, बहुत ही ज्यादा शाय, या दूसरों से ज्यादा बात नहीं करने वाला, लेकिन इंटरनल इंटेंशंस जो होंगी उसकी, वो भी नार्सिसिस्टिक वाली ही है। ये इनसे कोई अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो खुद बोल नहीं रहा तो वो चाहता नहीं है। ये ना बहुत ही ज्यादा शाय रहते हैं और बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, लेकिन इंटरनल इंटेंशन इनकी यही रहती है कि सब इनके बारे में बात करें और सब इनकी ही तारीफें करते रहे कि अरे देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। ये बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। उसके साथ साथ ये विक्टिमहुड का कार्ड बहुत अच्छे से खेलते हैं। मतलब मैं तो विक्टिम हूँ, पता है मेरे जमाने में मैं बहुत अच्छा टीचर था, लेकिन उस टाइम बच्चे अच्छे नहीं थे, इसलिए मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, या फिर मैं बहुत अच्छी डांसर थी और मेरे ज़माने में ऐसी प्रॉब्लम थी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई, दोज काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन ये अपने बारे में बोलते ज़रूर है, लेकिन शाय होकर बोलते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मतलब खुद को विक्टिम शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मेलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक पे। अभी जो मेलिग्नेंट नार्सिसिस्टिक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सेडिज्म अगर आपने सुना हो तो, ठीक है, सेडिस्टिक जिसे हम बोलते हैं, सेडिज्म बिहेवियर, उसके अलावा अग्रेशन एंड एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिज्म, एग्रेशन एंड एंटी सोशल बिहेवियर। अब इसमें क्या होता है, ये जो भी पर्सन है, ये क्या है, एंटी सोशल बिहेवियर जहां भी आए, आप समझ जाना कि वो क्रूअलिटी की तरफ हम बात करें तो ये बहुत क्रूएल होते हैं, बहुत ज्यादा ही, किसी से मतलब नहीं है, कोई हर्ट हो रहा है या फिर कोई एम्पैथी इनको दूसरों के टुवर्ड्स नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं, ठीक है। तो दैट इज मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट आता है कम्युनल नार्सिसिस्ट। अब ये जो कम्युनल नार्सिसिस्ट है, ये वर्ड आया है कम्युनिटी से, ठीक है। तो ये कम्युनिटी में बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये खुद को बड़ा दिखाने के लिए या खुद को अच्छा दिखाने के लिए हर एक जगह कम्युनिटी में जाके साफ सफाई करेंगे या फिर किसी भी चीज को प्रमोट करेंगे और उसका ढिंडोरा पीटेंगे ऑन सोशल मीडिया या फिर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। तो इनका जो भी काम होता है, ये जो भी काम करा रहे, इनका इंटेंशन ये नहीं होता है कि मैं कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ तो दूसरों का भला होगा। इनका इंटेंशन ये होता है कि मैंने ये काम किया, अब 5 लोग आके मेरी तारीफ करेंगे, और अगर कोई तारीफ नहीं करेगा तो वो इन्हें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी कि किसी ने मेरी तारीफ क्यों नहीं करी, ठीक है। तो ये जो कम्युनल नार्सिसिस्ट वाले हैं, ये बेसिकली सोशल वेलफेयर का बहुत ज्यादा सोचते हैं, पब्लिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ये जैसे पोस्ट भी करेंगे तो सेव वर्ल्ड हैशटैग ऐसे करके डालेंगे और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सभी इनको बोले कि वाओ कितना अच्छा आदमी है, ऐसे काम किया, ऐसे लोग होने चाहिए, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे कमेंट्स या फिर ऐसे तारीफें वो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, ठीक है। और इनका सोल पर्पस यही है कि दूसरे इनकी तारीफ करे और 4 लोग बात करते रहे कि वाह क्या इंसान है, कितना अमीर है, कितना अच्छा काम किया है। इनका कोई ट्रू इंटेंशन नहीं होता है वेलफेयर के टुवर्ड्स। ओके, तो ये तो हो गए अबाउट टाइप्स, ठीक है, ग्रैंडियोस, वल्नरेबल, मैलिग्नेंट और
कम्युनल नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ एम्पैथी, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इनमें एम्पैथी नहीं होती है, इन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है कि किसको हर्ट हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, मेरा काम बनना चाहिए, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है, ये ऐसे होते हैं। नेक्स्ट आता है अनएबल टू फेस क्रिटिसिज्म या फिर हाइपर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब ये ना बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म। अगर किसी ने भी क्रिटिसाइज कर दिया इन्हें कि अच्छा तुम तो अच्छे नहीं दिख रहे, अच्छा तुम्हारा काम तो अच्छा नहीं था, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, इन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटेसीज ऑफ सक्सेस, पावर एंड ब्यूटी। ठीक है, अब यहाँ पे प्री ऑक्यूपाइड लिखा है, ये अपनी ही फैंटेसीज में रहते हैं कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसे ही इनकी फैंटेसीज रहती हैं। अटेंशन सीकिंग होते हैं, ये भी अटेंशन सीकिंग है। अब ये सब कुछ जो कर रहे हैं, नार्सिसिस्टिक का नेचर ही ऐसा होता है कि सिर्फ उसे अपनी ही तारीफ चाहिए। अब अपनी तारीफ करवाने के लिए उन्हें सबसे पहले अटेंशन लेना पड़ेगा, है ना, सभी को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, तभी तो सब इसकी तारीफ करेंगे ना। तो वो बहुत ही ज्यादा अटेंशन सीकिंग नेचर के भी होते हैं। लास्ट है डिफिकल्ट टू सस्टेन प्रॉपर रिलेशनशिप। और जो नार्सिसिस्टिक वाले पेशेंट होते हैं ना, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, तो ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उनके साथ। बिकॉज जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा, सिर्फ अपना ही देखेगा, वो किसी और के फीलिंग्स को या फिर किसी और के हेल्थ को नहीं देख रहा है, किसी और को क्या बुरा लग रहा है वो भी नहीं देख रहा है, तो उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी नहीं है या फिर वो नहीं मेंटेन हो पाता है। ठीक है, ओके, तो ये तो था नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर बी का थर्ड टाइप। ठीक है, एंड आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उन्हें या फिर उनके आसपास किसी को भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो आपको साइकेट्रिक हेल्प लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रीट नहीं होंगे तो ये आगे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। Thank you so much for watching.